गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, कक्षा 7 के लिए। उसका लेसन है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो प्यारे बच्चों, लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है ना, और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदली हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, तो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। तो प्यारे बच्चों, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि
जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल या प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूतों का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदेशों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियों, काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है जी हाँ। कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की जीवित पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है।
आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा तथा गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। बेटा 2 मिनट में आ रहा हूं, याद करो। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्रों तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाहों और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय ठीक है
दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण इसके बारे में जाना। तो घर पर रहें, इसकी तैयारी करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।